ओके सर। ओके चलिए, क्लास रिकॉर्डिंग ऑन है। तो हम लोग कर रहे थे अपने नेशनल इनकम फंडामेंटल चैप्टर को, बेसिक चैप्टर को, ठीक है। और इसमें हमने देख लिया था कि फ्लो का कंसेप्ट क्या है, चार्ट का कंसेप्ट क्या है, और पिछले क्लास में हमने सर्कुलर फ्लो को डिस्कस करा था कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है और कैसे जो डिफरेंट सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एस्टिमेशन की तरफ। और नेशनल इनकम एस्टिमेशन में हम लोग को ये देखना है कि नेशनल इनकम जो अकाउंटिंग है और इससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है आपका, ठीक है, 1 मिनट, लिंक नोट एडिटिंग। ओके, ठीक है। तो देखिए आपको बोला है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है इट इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हम ये समझते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं कि नेशनल इनकम कैसे क्या होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है। यही क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहलाती है। तो जो ये क्लास 12 का नेशनल इनकम जो है ये क्या है, सबसे वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और बहुत ही टफ भी माना जाता है। तो इसे समझना और इसके जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है, अगर आप उसको ठीक से नहीं समझेंगे तो आपको एस्टिमेशन करने में यानी कैलकुलेशन करने में नेशनल इनकम क्या होगी, परेशानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या कहता है। तो नेशनल इनकम डेफिनेशन कह रहा है कि इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है। तो पहला जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है दैट इज योर फैक्टर इनकम अर्न बाई ऑल नॉर्मल रेसिडेंट। तो नेशनल इनकम क्या है कि सम टोटल है फैक्टर इनकम का, और उस फैक्टर इनकम को अर्न कौन कर रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, किसी एक साल के दौरान। तो नेशनल इनकम मीन्स कि फैक्टर इनकम अर्नड बाय ऑल द नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के दौरान जो भी नॉर्मल रेसिडेंट होंगे और वो जो फैक्टर इनकम अर्न करेंगे और उसका सम टोटल कर दे तो हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब मुद्दे की बात ये उठती है, कि रिजल्ट ऊपर ले ये कौन है, सर नेशनल इनकम वगैरह बता दीजिए। नेशनल इनकम बता रहे हैं। देखिए नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम एक बार बता रहे हैं। इसमें आपको क्या बोला डेफिनेशन, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय ऑल नॉर्मल रेसिडेंट। जो सारे नॉर्मल रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो टोटल फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है वही क्या आपका नेशनल इनकम है एक साल के दौरान। तब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम, और दूसरा सवाल ये उठता है कि नॉर्मल रेसिडेंट से हम लोग क्या समझते हैं। ये दो चीज हम लोग समझेंगे तब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ना कि नेशनल इनकम टेक्निकली है क्या, राइट। ठीक है, तो इसे आज हमारे क्लास में हमको डिस्कस करना होगा कि फैक्टर इनकम का कंसेप्ट क्या है और नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट क्या है। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि जब सर्कुलर फ्लो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही है। तो मैंने जो आपको सर्कुलर फ्लो समझाया था, ठीक है, और सर्कुलर फ्लो में मैंने आपको ये समझाया था कि 3 फेज थे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, और तीनों फेज से ही इक्वल वैल्यूज क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नेशनल इनकम जो को अगर हम प्रोडक्शन एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। सर आकाश को ऐड कर सकते हैं। आकाश एडिट नहीं हुआ है क्या? हो गए सर, हो गए। हो गया। विच इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ये प्रोडक्शन एस्पेक्ट हो गया नेशनल इनकम का, कि आप प्रोडक्शन एस्पेक्ट से अगर नेशनल इनकम को जज करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि टोटल जो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसे कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगेन डेफिनेशन में बार बार एक वर्ड आ रहा है दैट इज योर नॉर्मल
रेसिडेंट। तो ये नॉर्मल रेसिडेंट के कंसेप्ट को समझना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस को हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट को। तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, तो बोलता है कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या है, और नॉर्मल रेसिडेंट इज अ पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई संस्थान भी हो सकती है या नॉर्मल एक इंसान भी हो सकता है। ठीक है, who normally reside in the country and the period of stay is more than 1 year। ठीक है, तो दो बात बोला आपको कि जो नॉर्मल रेसिडेंट होगा वो किसी कंट्री में रहता है, और साथ ही साथ जो पीरियड होगा उसके ड्यूरेशन होगा जो कंट्री में रहने का, वो क्या होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी इंडिविजुअल जैसे इंडिया ही है तो वो इंडिया में रहे और 1 साल से ज्यादा रहे। ठीक है, साथ ही साथ जो दूसरा बात बोलता है नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में, वो ये बोल रहा है कि हु सेंटर ऑफ इंटरेस्ट या सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, लाइज इन द कंट्री, जिस देश में वो रह रहा है, 1 साल से ज्यादा रह रहा है, वहीं पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि वो उसी देश में क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, वहीं पे खर्च कर रहा है, वहीं पे घर बना रहा है, सारा काम क्या कर रहा है, वो वहीं पे कर रहा है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का दो मतलब होता है, पहला क्या बोला, द रेसिडेंट लिव और इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, और दूसरा बात ये बोलता है कि द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बातें मैंने अभी आपको बोल रहा था कि वहीं पे वो क्या कर रहा है, कि वहीं पे वो पैसे कमा रहा है, वहीं पे खर्च कर रहा है, वहीं पे धन जमा कर रहा है, संपत्ति बना रहा है, घर बना रहा है। अगर ये सारी चीजें वो किसी देश में कर रहा है तो वो देश जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं, एक तो वो रिसाइड करे 1 साल से ज्यादा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट, तो इसके साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1 क्या कहता है कि resides in a country for more than 1 ईयर। और जो दूसरा बात बोला गया वो बोला गया किस बारे में, तो बोला गया कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये दो बातें जुड़ी हैं नॉर्मल रेसिडेंट के साथ, कि एक नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा, कि किसी कंट्री में वो व्यक्ति रहे या वो संस्थान हो 1 साल से ज़्यादा के लिए, और साथ ही साथ जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि जो नॉर्मली वो सारे अपने एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा है, सामान खरीदने के, पैसे कमाने के, खर्च करने के, वो सारा क्या कर रहा है, उसी कंट्री में कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब हम नेशनल इनकम का बात करते हैं तो नेशनल इनकम का पूरा कंसेप्ट ही बेस्ड है किस पे, रेसिडेंट पे। किस पे बेस्ड है? एक्सीडेंट्स। रेसिडेंट पे बेस्ड है। ठीक है, रेसिडेंट के कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपके साथ समस्या हो जाएगी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, क्योंकि ये क्या बोलता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ इकोनॉमिक टेरिटरी इज नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम क्या है, तो जो कुछ भी जो रेसिडेंट है वो जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है या इनकम जनरेट कर रहा है, उसी का सम टोटल क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है। या नेशनल प्रोडक्ट को ही हम इनकम के सेंस में क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ एजम्पशंस एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे कि ये लोग कभी भी नॉर्मल क्या हो सर गया, फिर से थोड़ा बता दीजिए कहाँ पे फंस गया, सर, ये वाला फिर से थोड़ा बता दीजिए। नॉर्मल रेसिडेंट का इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशंस ये है कि देखिए नेशनल इनकम की जब भी बात होगी तो नेशनल इनकम का सीधा सीधी मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन एस्पेक्ट से हो गया कि जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं वो टोटल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम। या अगर आप इनकम एस्पेक्ट से देखेंगे तो इनकम एस्पेक्ट से क्या हो जाएगा कि जो भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं या जनरेट हो रहा है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, उसका जो सम अप है वो क्या है, नेशनल इनकम है। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो कौन है, रेसिडेंट है। ठीक है, हमको रेसिडेंट के इनकम को ही इंक्लूड करना है किसमें, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके।
इसके बाद बोल रहा है कि फॉलोइंग आर नेवर इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इन लोगों को कभी भी नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं और आप लोग प्लीज इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। पहला बोला कि फॉरेन विजिटर फॉर, अगर कोई फॉरेन से हमारे देश में आ रहा है छुट्टियां मनाने के लिए, जैसे अब ताजमहल देखने के लिए कुछ लोग उठ के आते हैं तो ताजमहल देखने आए, या पढ़ाई करने के लिए आया है, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। जनरली आप देखते हैं पाकिस्तान से बेचारे आते हैं क्योंकि उनके यहाँ उतनी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, इंडिया में आते हैं वो, तो ऐसे लोग क्या होंगे, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। भले ही वो 1 साल से ज्यादा रह जाए, पढ़ाई करने के लिए 4 साल रह जाए, फिर भी वो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर बोला आपका क्रू मेंबर ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑफ अनदर कंट्री। अगर किसी दूसरे देश का शिप है, किसी दूसरे देश का क्या है, शिप है या एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो वो उसके जो क्रू मेंबर्स होंगे, क्रू मेंबर्स कौन होते हैं, जो जैसे आप प्लेन में चलोगे तो प्लेन में जो आपके ऑन बोर्डिंग होते हैं, पायलट होते हैं, एयर होस्टेस होते हैं, ये लोग होते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, क्रू मेंबर्स कहलाते हैं। तो ये लोग जिस देश के होंगे वहीं के नॉर्मल रेसिडेंट कराएंगे, ये नहीं कि इंडिया में आ गए तो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए, ठीक है। इसके बाद बोला बॉर्डर एरिया वर्कर, ऐसे लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है, बॉर्डर के आसपास काम करते हैं, तो दे आर द रेसिडेंट ऑफ कंट्री इन विच दे लिव एंड दे आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ कंट्री इन विच दे वर्क। जैसे मान लो कि मैं बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे रहता हूँ, ठीक है, मैं क्या रहता हूँ, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे रहता हूँ, तो मैं रहता हूँ नेपाल में, काम ना करता हूँ सर, रहता हूँ। सुनो तो पहले, सुन लो पहले, मैं ये बोल रहा हूँ Yes, sir. कि अगर मान लो कि मैं रह रहा हूँ नेपाल में, ठीक है, और काम कर रहा हूँ इंडिया में, तो मैं नॉर्मल रेसिडेंट काउंट कहाँ का होगा, नेपाल का हो जाऊंगा, ठीक है। नेपाल। जहाँ पे मैं लिव कर रहा हूँ, तो रह रहा था कहाँ पे, नेपाल में, तो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का हो जाएंगे, नेपाल के, नेपाल। आके इंडिया के, ठीक है। काम कहाँ कर रहे थे, इंडिया। हाँ, तो विच दे वर्क, तो काम तो हम कहाँ कर रहे थे, काम हम कर रहे थे तुमको इंडिया में, ठीक है, लेकिन हम रह रहे हैं कहाँ पे, Yes, sir. नेपाल नेपाल में, में। तो हम नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ के कहलाएंगे, हम नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे नेपाल। नेपाल के, ना कि इंडिया के। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे। आगे आपको क्या बोलता है कि दे आर नॉट रेसिडेंट ऑफ कंट्री इन विच दे वर्क। इसके अलावा अगर कोई ऑफिशियल्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, ऑफिशियल डिप्लोमेट जैसे राजदूत वगैरह होते हैं जो हमारे देश के दूसरे देशों में जाके रहते हैं, एम्बेसीज होते हैं आपके, ठीक है, दूतावास ऑफ अनदर कंट्री वर्किंग इन डोमेस्टिक कंट्री। जैसे मान लो अगर अमेरिकन एम्बेसी है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में आप जाइएगा ना तो पूरा एक एरिया है जहाँ पे सारे एम्बेसीज सेटअप किए हैं, जहाँ पे एम्बेसीज का ऑफिस है, तो वो सारे एम्बेसीज जो होंगे वो उसी देश के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। जैसे अगर अमेरिकन एम्बेसी है तो नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का हो जाएगा, अमेरिका का, भले ही वो दिल्ली में लोकेटेड है, भले ही दिल्ली में लोकेटेड है, फिर भी वो दिल्ली का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर कोई एम्बेसीज है या कोई ऑफिशियल है या गवर्नमेंट जैसे जो राजदूत वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये लोग हमेशा उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री को वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लाइक WHO, UNO, ये भी जिस देश से रिलेट करते हैं, यानी जहाँ जिस देश में इनका हेड ऑफिस होता है उसी कंट्री के ये क्या माने जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके, ठीक है। क्लास क्या हुआ, बोलो। सर हाँ सर अगर WHO में इंडियन अगर कोई होगा, हाँ, तो वो यहाँ का रेसिडेंट होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात एज ए इंडियन, एज ए इंडिया का। एम्प्लॉय इंडिया का रेसिडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे बात WHO की हो रही है, WHO में काम करने वाले एम्प्लॉय की नहीं हो रही है, ठीक है। तो सर जहाँ पे वो सेटअप होगा वो उस कंट्री का होगा। हाँ, जिस कंट्री, अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो जिस कंट्री को वो बिलोंग करेगा वहीं का वो क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट में पहले ही बोला गया है कि नॉर्मल रेसिडेंट में आपका इंडिविजुअल भी आता है और क्या आता है, इंस्टीट्यूट भी आता है, ठीक है। आगे आपको बोलता है कि एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसीडर्ड एज रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज टू विच दे बिलोंग, नॉट टू द इंटरनेशनल एरिया, ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, जैसे WHO ही है,
तो WHO में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, जो कन्हैया का क्वेश्चन था अभी जस्ट, ठीक है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है एम्प्लॉय है, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा कहाँ का, तो रेसिडेंट हो जाएगा रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग, टू विच दे बिलोंग, उस देश का वो रेसिडेंट माना जाएगा जिस देश को बिलोंग करता है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय है तो वो कहीं भी देश में काम करे, ठीक है, वो माना जाएगा रेसिडेंट किस कंट्री का, जिस कंट्री को क्या करता है, बिलोंग करता है, बिलोंग करता है। हाँ, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? Yes, sir. यस ठीक है। ओके, आगे आपको बोलता है कि बट इफ नॉन रेसिडेंट आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 ईयर देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो हमारे यहाँ 1 साल से ज्यादा क्या करने लगे, काम करने लगे, जैसे किसी काम से अगर 1 साल से ज्यादा उसको हो गया काम करते हुए, तो इंडिया का वो क्या बन जाएगा, इंडिया का क्या बन जाएगा वो, he becomes resident normal resident of India, ठीक है, he becomes normal resident of India, ठीक है, क्योंकि 1 साल का ड्यूरेशन पूरा हो गया। ओके, ठीक है। सर? हाँ, सर जैसे कि जो पाकिस्तान के जो एक्टर्स और सिंगर है तो वो इंडिया में काम करते हैं तो वो कहाँ के होंगे? अगर इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, यहीं पे घर बना रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे। सिटीजनशिप से कोई मतलब नहीं है। 2 ही क्राइटेरिया है चेक करने का नॉर्मल रेसिडेंट को, ठीक है। क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट कि वो 1 साल से ज्यादा रिसाइड करें, और क्राइटेरिया नंबर 2 है कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या करे, इंडिया के अंदर लाई करे, ठीक है। इसके अलावा कोई घूमने के लिए आ रहा है, कोई चेकअप के लिए आ रहा है, कोई पढ़ने के लिए आ रहा है, तो वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट कभी भी नहीं होंगे, चाहे भले यहाँ 10 साल भी रह जाए, ठीक है। सिटीजनशिप मिलने के बाद सिटीजनशिप का कोई मतलब ही नहीं है रेसिडेंट के साथ, ठीक है। अभी 1 बाय 1 सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जितने आपके मन में ख्याल आएंगे ना वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग परेशान ना हो, 1 बाय 1 सब चीजें डिस्कस हो जाएंगी। रिया, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो देखिए, अगर कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने आप में जैसे WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, WHO। तो WHO जो है वो अपने आप में क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। क्या होगा? नॉन रेसिडेंस। क्योंकि WHO जो है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, उसका हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है, ठीक है। अब बात उठती है कि उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय, तो काम करने वाला एम्प्लॉय या तो फॉरेनर होगा, नहीं तो क्या होगा, इंडियन होगा, ठीक है। तो अगर फॉरेनर होगा उसके अंदर काम करने वाला एम्प्लॉय और 1 साल से कम काम कर रहा है हमारे देश में, तो वो नॉन रेसिडेंट नहीं होगा। अगर फॉरेनर है वो एम्प्लॉय और हमारे देश में 1 साल से क्या कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। और अगर इंडियन है तो इंडियन क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट होगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। ये क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले से ठीक लग रहा है? ठीक है, यस चलिए आइए देखते हैं आगे। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर 2 डिफरेंट टर्म, ठीक है। सिटीजनशिप अलग चीज है, रेसिडेंटशिप अलग चीज है। रेसिडेंटशिप क्या है, कि एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। जो रेसिडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसका जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है वो किस देश में हो रहा है ये देखने के लिए। और सिटीजनशिप जो है ये कौन सा कंसेप्ट है, ये एक लीगल कंसेप्ट है। ये क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया ये एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यहाँ पे मतलब बात किया गया है कि इंडिया में सिटीजनशिप के बारे में, कि इंडिया में जब आप जन्म लेते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ के सिटीजन हो जाते हैं। इसके अलावा सम लीगल प्रोविजन भी है जिसके थ्रू आप क्या हो सकते हैं, भारत के सिटीजन हो सकते हैं। अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड अप्लाइज द सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन। तो आगे बोलता है कि देखिए, thus a person can be a citizen of one country, ठीक है, a person can be a citizen of one country and at the same time the resident of another country। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो कोई अमेरिकन है, कोई क्या है, अमेरिकन है, और वो इंडिया में आके काम कर रहा है, इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है,
और यहीं पे मतलब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई कर रहा है, ठीक है, यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे वो पैसा क्या कर रहा है, खर्च भी कर रहा है, तो सिटीजन तो वो कौन है, अमेरिका का है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल सिटीजन कहाँ का बन जाएगा, इंडिया। इंडिया इंडिया का, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो एक पर्सन हो सकता है कि वो सिटीजन किसी और देश का हो, लेकिन वो रेसिडेंट बन जाए क्या, किसी और देश का, ऐसा चीज क्या है, पॉसिबल है। इसीलिए सिटीजनशिप का रेसिडेंटशिप से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। ओके, नाउ लेट्स डोमेस्टिक टेरिटरी के कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं, या इकोनॉमिक टेरिटरी के कंसेप्ट पे आते हैं, कि ठीक है, कि डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। क्योंकि देखिए नेशनल इनकम जो होता है उस वो पूरा कंसेप्ट बेस्ड था नॉर्मल रेसिडेंट के ऊपर। किस पे बेस्ड था, नॉर्मल रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। और जो आपका डोमेस्टिक इनकम होता है वो पूरा कंसेप्ट बेस्ड है किसके ऊपर, डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर आप नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट समझते हैं तो नेशनल इनकम समझ जाएंगे, और अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट क्लियर है तो आप डोमेस्टिक इनकम को समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administrated by a government within which person, goods and capital circulates freely। ठीक है, तो देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी जो है हमारा, ये क्या है, ये वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। क्या है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, यानी ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें कोई गवर्नमेंट आसानी से पर्सन का, गुड्स का और कैपिटल का मूवमेंट कर सकती है, यानी सर्कुलेट कर सकती है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ठीक है, तो होता क्या है कि आज तक आपको स्कूल में अगर पढ़ाया जाता है या कहीं भी पढ़ाया जाता है तो मैक्सिमम लोग गलत पढ़ा देते हैं, ठीक है, कि देश का जो एरिया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, देश के बाहर क्या हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो गया। ये बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है और ये पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर तक क्या होता है, इंक्लूड करता है चीजों को। आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आती हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका क्या है, जो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या है, एक वाइडर कंसेप्ट है देन लैंड मासेस और पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री एज इट इंक्लूड्स। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री आएगा या लैंड मासेस आएगा, ठीक है, यानी कि जहां तक आपका क्या है राजनीतिक जो क्षेत्र है वो इंक्लूड होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल देश का क्या मान लेते हैं, सीमा मान लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी में टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कंट्री एंड एयर स्पेस, देख लो हवा से लेके जमीन तक है, पानी तक है, यानी वाटर जो टेरिटोरियल वाटर है यानी कि आपका समुद्र में जहां तक क्या है भारत है, ठीक है, उतना पूरा एरिया कवर होगा। और आसमान में भी, हमारे ऊपर जो आसमान है ना वो भी हमारा क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा शिप और एयरक्राफ्ट ऑफ कंट्री, शिप और एयरक्राफ्ट ऑफ द कंट्री ऑपरेटिंग इन डिफरेंट नेशंस ऑफ वर्ल्ड। अगर भारत का एयर इंडिया का कोई फ्लाइट यहाँ से अगर जापान जा रहा है, ठीक है, या छोड़ो अमेरिका से अगर जापान के बीच में रन कर रहा है लेकिन है इंडिया का ही, तो भी वो क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ठीक है। एग्जांपल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान। अब देखो भारत में भी नहीं चला रहा है, एयर इंडिया का प्लेन है, चल रहा है कहाँ, रशिया और जापान के बीच में, फिर भी वो क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो सिर्फ देश का सीमा कह देना गलत होगा, ठीक है। ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी के डेफिनेशन के अंदर में। इसके अलावा अगर कोई ऑफिशियल्स हैं, कोई डिप्लोमेट्स हैं, कोई मिलिट्री बेस है या कोई कंसुलेंट्स, ये सब अधिकारी लोग हैं, ठीक है। ये जो मिलिट्री बेस है यानी कि अगर इंडियन आर्मी का कोई भी बेस कहीं कहीं फॉरेन में है तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अगर एम्बेसीज है, एम्बेसीज ऑफ डोमेस्टिक कंट्री वर्किंग इन अनदर कंट्री, ठीक है, अगर हमारा एम्बेसी है, ठीक है, भारत का जो दूतावास है अमेरिका में, ठीक है, इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, इंडियन एम्बेसी इन रशिया, ठीक है, मतलब कहीं भी अगर है पूरे दुनिया में तो वो भारत के ही डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या होगा, पार्ट होगा। ओके, मीटिंग क्लोज होने वाला है गाइस, फिर से कनेक्ट होना आप लोग। ओके यस सर। अच्छा अभी 10 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव 10 मिनट्स। कितना टाइम हो रहा है?
8 मिनट है सर। चलो देखते हैं, 8:32 हो रहा ये कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे। चुप रहो लोग, तुम लोग देखो फटाफट यहाँ पे। इसके अलावा जो फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल, नेचुरल गैस रिंग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर और इंगेज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ इन द एरियाज इन द कंट्री हैव एक्सक्लूसिव राइट। इसके अलावा देखिए, जो आपके समुद्र में से तेल निकलता है ना, समुद्र से जो तेल निकलता है, ठीक है, तो समुद्र से जो तेल निकलता है या फिशिंग वेसल से या नेचुरल गैस आप निकाल रहे हैं, तो अगर आपका एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है, जो इंडिविजुअल जो इन काम में इन्वॉल्व है, और अगर उसका एक्सक्लूसिव राइट है उन चीजों के ऊपर, ठीक है, कि वो उसका अधिकार है कि पूरे दुनिया में कहीं भी समुद्र से वो इन चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? सर हाँ जी, सर जैसे एग्जांपल्स एक बार फिर से इसको बता दीजिए। हाँ सर। रुक जाइए, कौन सा लास्ट वाला? यस हाँ सर। लास्ट वाला कहने का मतलब है कि मान लो अरेबियन सी में तुम पेट्रोल निकालने का काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पेट्रोल तो अरेबियन सी निकाल में रहे हैं। भारत नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव राइट है कि तुम वहां पे जाके निकाल सकते हो, तो तुम्हारा जो एक्टिविटी है वो किसके अंदर में काउंट होगा? इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। ठीक है, अगर आप रेसिडेंट हैं इंडिया के और आप इंटरनेशनल वाटर बेस में कहीं भी एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, तो और उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट आप ही का है, मतलब आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। इसके बाद इम्प्लीकेशंस देखिए। तो यहीं पे बात आपको बोले, जो हम शुरू में ही बोले कि नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट पे बेस्ड था नेशनल इनकम का कंसेप्ट, और आगे बोलता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक है, तो जो भी इनकम जनरेट होगा डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर में, कहाँ जनरेट होगा? डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर। डोमेस्टिक बाउंड्री या इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर में, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इसके बाद से कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको वन बाय हम लोग देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। बोला है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये लोग नॉर्मल रेसिडेंट हैं या नहीं है। ठीक है, 6 मिनट बचे हुए हैं तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहला बोल रहा है इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। क्या ये होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ठीक है, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ। अगर कोई जापानीज टूरिस्ट आए इंडिया घूमने के लिए, तो क्या यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वाचिंग द क्रिकेट मैच। अगर आप पाकिस्तान गए क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो क्या आप नॉर्मल रेसिडेंट हो? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं हुआ सर। ठीक है, इंडिया के एक मिनट रुक जाओ थोड़ा शांत। इंडिया का तो नॉर्मल रेसिडेंट होगा ना? क्या आवाज आ रहा है? अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, सुनिए लो मेरा बात। हेलो, देखिए यहाँ पे आपसे बोला है कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं मैच देखने के लिए, तो आप तो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के होंगे ना? हाँ। हाँ बस सर। तो आपसे इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट पूछ रहा है ना, तो हाँ होगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ये होगा। ठीक है, पाकिस्तान का थोड़ा ना पूछा है, इंडिया का पूछा है। ठीक है, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट पूछ रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। ओके, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है Yes, कि sir. इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। अगर यूएनओ का ऑफिस जो अमेरिका में लोकेटेड है, वहां पे कोई इंडियन काम कर रहा है और 1 साल से कम काम कर रहा है, तो क्या वो हमारे यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, एकदम। बस सर। ठीक है, बहुत अच्छे। इंडियंस एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अगर WHO का ऑफिस है इन भारत में और वहां पे कोई इंडियन काम कर रहा है, तो क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा सर। होगा। अगर कोई फॉरेनर आया है ताजमहल घूमने के लिए, तो क्या वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा? नहीं होगा।
नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर दी हज पिलग्रिमेज, जो हज यात्रा के लिए जाते हैं ना, होगा। क्या वो हमारे नॉन रेजिडेंट होंगे? हाँ होंगे। यस सर। ठीक है, यस सर, होगा ओके। सर। ओके चलिए सुपर। तुम लोग पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लोग पूरी तरीके से क्लियर समझ लिया, जवाब सब सही दे रहा है सब। नहीं तो इस कंसेप्ट में देखो, बोर्ड के एग्जाम में ना ये आता है 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, जो 6 नंबर का तो न्यूमेरिकल आएगा, 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर का या 3 नंबर का दे देता है कि बताओ नॉर्मल एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। आइए फटाफट 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट में 4 मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन आएंगे। पहला आपका बोल रहा है कैन इंडियन कंपनी इन लंदन, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं। आएगा सर। नहीं। नहीं इंडियन आएगा, कंपनी नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। इकोनॉमिक क्योंकि ये एक्सेप्शंस भी नहीं है। 1 ईयर से ज्यादा स्टेबल करेगा ना। हाँ हाँ हाँ, 1 ईयर में कहाँ पहुंच गए तुम? 1 ईयर का कंसेप्ट वही नॉन तो। रेजिडेंट पे लागू हाँ है। सर वो नहीं। नहीं यहाँ 1 ईयर का तो। ठीक है, ये पॉलिटिकल बाउंड्री से हाँ सर, बाहर हाँ। है। हाँ ये सर बाउंड्री है, वो नहीं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट Yes, sir. ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया होगा। होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। होगा। ठीक है, इसके बाद से कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज होगा ये भी। होगा। होगा। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क होगा। नहीं होगा, जाएगा सर, राइट। नहीं क्यों सर? होगा, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर है। कैसे सर? हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर है। ब्रांच ऑफ फॉरेन अच्छा, बैंक इन हाँ, सर। इंडिया, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया होगा। होगा। वेरी गुड। इंडियन एमबेसी इन जापान, इंडियन एमबेसी इन जापान होगा। नहीं होगा। होगा। क्यों होगा यार, बताओ तो। होगा, ये तो इंडियन इंडियन है ना। एम्बेसी पढ़े नहीं हो कि इंडियन एम्बेसी कहीं भी होगा तो हमारे डोमेस्टिक। यस सर। हाँ सर। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, रशियन एम्बेसी इन इंडिया होगा शायद। नहीं होगा, क्योंकि ये रशिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, हाँ सर, नहीं होगा। ओके। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए अब इस मीटिंग को हम लोग यहीं पे होल्ड करते हैं। अभी फैक्टरी इनकम और ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट समझना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में आते हैं। ठीक है, 2 मिनट में ओके सर। 2 मिनट में समझ लो, कुछ खास नहीं है, इतना डिटेल में जाने जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल मीटिंग समझना नो है। सर, डायरेक्ट करिए ना नए मीटिंग्स। हो जाएगा 2 मिनट में। यहाँ पे आपको 2 चीज समझना है, फैक्टरी इनकम और ट्रांसफर इनकम। ठीक है, देखिए हम लोग जब भी नेशनल इनकम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? Whenever we talk about national income, whenever we talk about national income, तो यहाँ पे हमेशा कौन सा इनकम इंक्लूड होता है? फैक्टर इनकम। हमेशा कौन सा इनकम इंक्लूड होता है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? विच इज generated by rendering transfer in sorry रबड़ कहाँ चला गया भाई? थिकनेस पेंस समस्या है, छोड़ो। उसको कट कर दिए सर, नॉर्मली कट कर दिए। ठीक है, विच इज रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। यहाँ पे फैक्टर सर्विस होगा। अगर फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट क्या हो रहा है, कोई इनकम जनरेट होता है, तो कौन सा इनकम कहलाता है? फैक्टर इनकम कहलाता है। मतलब कि अगर आप काम करके दे रहे हैं, ठीक है, काम करके दे रहे हैं, ठीक है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कोई इनकम आपको मिल रहा है, तो वो इनकम कौन सा इनकम कहलाएगा? फैक्टर इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, क्योंकि ये कोई सर्विस या किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या होता है? जनरेट होता है। ठीक है, होता है। आप कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं, उसके तब ना अगेंस्ट पैसा मिल रहा है आपको। ठीक है, तो दैट इज वाई, तो इसलिए नेशनल इनकम में कौन इंक्लूड होता है? फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम